स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं बिहार एसएससी का ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपने देखा था। और ये बिहार एसएससी के द्वारा जो बीएसओ की वैकेंसी आई हुई है, बिहार जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसका ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये 14वां प्रैक्टिस सेट है और उसके हम प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है कि पॉलीसीथेमिया निम्न में से किससे संबंधित बीमारी है। और इसका सही जवाब है कि ये आरबीसी से संबंधित एक बीमारी है, और ये आरबीसी की संख्या में वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसके कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है और उसमें रक्त के थक्का जैसी समस्याओं की खतरा बढ़ जाती है, यानी कि रक्त के थक्का होने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित ये बीमारी है। इसके बाद से प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज कैसा होता है? हमेशा नग्न होते हैं, ढका हुआ, हल्का नग्न या फिर हल्का ढका हुआ होता है। और इसका सही जवाब है कि जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो हमेशा नग्न रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले और बाद में उनके बीजांड स्वतंत्र रूप से खुले रहते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब होगा कि इसमें हमेशा ये नग्न इसमें जो बीज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु जनित रोग है? वायु जनित रोग इसमें से कौन है? सही जवाब इसका खसरा होगा। कि खसरा जो है कि वायु यानी कि जो वायु जनित रोग हैं, वायु संचरण के द्वारा फैलने वाला संक्रमण का रोग है। चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, खसरा, चेचक और काली खांसी, ये सभी जो है कि वायु जनित रोग के उदाहरण हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है कि इसमें से कौन विटामिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स की जो हम जानते हैं कि जो बी कॉम्प्लेक्स होता है वो जल में घुलनशील होता है, और उससे जो संबंधित जो भी विटामिन से, जैसे थायमिन है, और उसके बाद से जो राइबोफ्लेविन है जिसको B2 कहते हैं, नियासिन B3 है होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। यानी कि केवल जो 4 और जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी को कहते हैं, बाकी ये तीनों जो हैं ये विटामिन बी के सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का कार्य है? बड़ी आंत का कार्य इसमें से कौन है? बड़ी आंत का कार्य होता है यानी कि जल का अवशोषण करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बड़ी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसका मुख्य कार्य है पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना और अपशिष्ट पदार्थों को ठोस बनाना और शरीर से बाहर निकालना। इसके बाद के जो प्रश्न है कि श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है? श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है? तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और मानव श्वसन में ग्लूकोज ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, और जो श्वसन कोशिकाओं के द्वारा ये श्वसन क्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? कौन सी जो तरंगें हैं उसको ध्रुवित किया जा सकता है? और इसमें जो प्रकाश तरंगें हैं, ये चूँकि प्रकाश जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में है, प्रकाश तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? क्योंकि हम पत्थर को जब ठोकर मारते हैं तो चोट हमें ही लगती है, इसका क्या कारण है? और इसका सही जवाब है कि न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर जो विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं, तो प्रतिक्रिया के वजह से पत्थरों पर हम चोट मारते हैं तो चोट हमें लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव से संबंधित है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव जो पैदा होता है यानी कि अणुओं के बीच में जो संसंजक बल होते हैं, इस वजह से पृष्ठ तनाव जो है कि वो होता है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा हम जानते हैं कि काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि विद्युत धारा हम ए मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। तो इस तरीके से इसके बाद के जो प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, 11वां जो प्रश्न होगा इसका, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित हैं? लैम्बर्ट का जो नियम है यानी कि वो किससे संबंधित हैं? और लैम्बर्ट का जो नियम है वो प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है, यानी कि प्रकाशिकी में लैम्बर्ट कोजेया के नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकसित ऊर्जा की जो तीव्रता का मान होता है उस प्रक्षेपित पॉलीकॉट निम्न में से किसका मिश्रण है? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि पॉलीकॉट जो है वो पॉलिएस्टर और कपास, ये जो एक इसका मिश्रण होता है, यानी कि टेरिकॉट अथवा पॉलीकॉट एक प्रकार का सिंथेटिक जो वस्त्र होता है जिसका निर्माण पॉलिएस्टर और कपास के तंतुओं को मिला करके किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं मृदुकरण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और अब जानते हैं कि जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, और जिसमें साबुन नहीं घुलता है या अथवा झाग नहीं बनाता है उसको कठोर जल कहते हैं। तो मृदुकरण एक प्रक्रिया है जिससे जल की कठोरता को हम दूर करते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। प्रति अम्ल के रूप में जो अम्ल प्रयोग होता है वो यानी कि अम्ल के रूप में जो क्षारक प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब होगा क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि न्यूक्लियॉन का नहीं है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियॉन नहीं है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है, जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। सबसे प्रबल यानी कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जो एजेंट है कौन है इसमें से। 16वां प्रश्न है और सही जवाब इसका फ्लोरीन होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन हॉर्स को प्रदर्शित करता है और फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। जबकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। तो इस तरीके से ये प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्यूतर और भौगोलिक याम्यूतर के बीच का कोण कैसा होता है। और इसमें जो है ये किसी स्थान पर चुंबकीय याम्यूतर और भौगोलिक याम्यूतर के बीच का जो कोण होता है वो चुंबकीय दिक्पात कोण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहिए में वॉल वायरिंग का क्या कार्य होता है। जो पहिए में जो वॉल वायरिंग लगा रहता है उसका क्या कार्य होता है, और ये क्या करते हैं कि गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलते हैं। तो इस तरीके से पहिए में जो वॉल वायरिंग होता है उसका ये कार्य है कि वो गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो वॉल वायरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है, और जिससे पहिया जो है कि फ्री चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतम जैविक क्षति निम्न में से किससे होती है। अधिकतम सबसे ज़्यादा जो जैविक क्षति होती हैं वो किससे होती हैं। सबसे ज़्यादा जो जैविक क्षति होती हैं वो किस में होती हैं, तो गामा किरण से होती हैं। ऑप्शन ये जो गामा किरण है, तो गामा किरण सबसे ज़्यादा जो है कि क्षति पहुंचाता है, क्योंकि इसमें आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती हैं और इसमें जो इसकी जो समस्त ऊर्जा होती हैं वो विकिरण में ऊर्जा विकिरण भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तित करते हुए कैंसर एवं ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती हैं। तो इस तरीके से जैविक क्षति सबसे ज़्यादा इससे होती हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव, ये अब सोशल साइंस के यानी कि हिस्ट्री के प्रश्न हो गए कि भक्ति प्रचारक शंकर देव में निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। ये अगला प्रश्न है और इसमें असमिया जो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि शंकर देव असम के महान धार्मिक और एक समाज सुधारक थे, और इन्होंने क्या किया कि असमिया भाषा का प्रयोग किया और इनका संदेश जो है विष्णु या उनके अवतार यानी कि कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। तो असमिया भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी चोल राजा ने, और इसका सही जवाब है कि इसने जो है कि त्याग समुद्र का ये जो है कि उन्होंने उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण किया था। से सभी उपाधियां जो हैं वो राजेंद्र प्रथम ने अपने विभिन्न विजय के अवसरों पर की थी, यानी कि ये जो है ये इसका धारण उन्होंने नहीं किया था। बाकी पंडित चोल, मुंडीकोंड और गांगकोट का ये उपाधि इन्होंने धारण किया था। इसके बाद के जो प्रश्न है 22वां प्रश्न होगा। इसमें देखिएगा कि इसमें दो जो है कि कॉलम दिए हुए हैं। एक तरफ से उनके साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। इसमें देखिएगा कवि राजमार्ग जो है कि ये अमोघ वर्ष का है, यानी कि इसमें इसका जो मिलान होगा वो अमोघ वर्ष से होगा। और दूसरा है कि आदि पुराण जो है ये जिनसेन का है। फिर उसके बाद से जो है कि इसमें जो गणित सार संग्रह है वो महावीराचार्य का है, जो ऑप्शन ये इसमें कॉलम ए में दिया हुआ है, ये पहले ऑप्शन में है। और इसके बाद से जो अमोघ वृद्धि है ये संकटायन का है, जबकि ऑप्शन ये 2 से मिलेगा। तो इस तरीके से कूट के हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन इसमें सी सही जवाब है। इसमें ये तीसरा इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में निम्न में कौन कलिंग का एक महान शासक था। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था। खारवेल जो है वो कलिंग के शासक थे, और आप जानते हैं कि कलिंग पर मगध के सम्राट जो थे अशोक ने वहाँ पर आक्रमण किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी।
देखिए, कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था और आप जानते हैं कि कलिंग विजय के बाद से अशोक ने अस्त्र शस्त्र को भी त्याग दिया था और इस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग का एक प्राचीन एक महान शासक थे, खारवेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत ये अगला प्रश्न है और सही जवाब है कि 1/3 भाग जो है वो राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में यानी कि 1580 में दहसाला प्रणाली शुरुआत की थी। तो इस तरीके से 1/3 भाग जो है वो जब्ती प्रणाली के तहत था। नेक्स्ट है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? ये अगला प्रश्न है और ये जॉन लॉक का है, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे और उन्होंने अपनी पुस्तक द सेकेंडरी ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में यह कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से सबसे उपनिषद इसमें कौन सा उपनिषद है जो सबसे पुराना है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि बृहदारण्यक जो उपनिषद है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये सबसे पुराना और प्राचीन एक तरह से कहें कि उपनिषद हैं और इसमें जो है कि उपनिषदों की कुल संख्या आप जानते हैं कि 108 हैं और इसमें सबसे पुराना जो है ये उपनिषद है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में मध्यम वर्ग के विषय में कौन सा कथन सही है? 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें मध्यम वर्ग को लेकर के कुछ जो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कथन सही है? और इसका सही जवाब है कि इसमें जो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें मूल रूप से सैनिकों का एक तरह से विद्रोह है, क्योंकि वो जो विद्रोह शुरू हुआ था सैनिक छावनी से शुरू हुई थी। तो इस तरीके से वो इसमें मध्यम वर्ग ने उसमें सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया और वो अंत में एक जो है कि सैनिक विद्रोह बन के रह गया। तो इसमें 1857 की क्रांति में मध्यम वर्ग ने सपोर्ट नहीं किया था, बाकी ये सैनिकों का विद्रोह बन के रह गया था और यही कारण है कि ये विद्रोह असफल भी हो गया था। इस तरीके से इसमें ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें 1857 के विद्रोह का समर्थन मध्यम वर्ग ने नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया ये पहला सत्याग्रह था भारत में। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये सही है। महात्मा गांधी सरकार द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे, ये जो है कि सही नहीं है। और अगला है कि यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये भी सही है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही कथन नहीं है, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अगला प्रश्न है और इसमें से अलीपुर का जो षड्यंत्र हुआ था इसके बाद से अनुसलन समिति लगभग समाप्त हो गई थी और इस मामले में अरविंदो घोष ने नाटकीय ढंग से एक तरह से कहें कि उनकी रिहाई हुई थी और चितरंजन दास ने उनका बचाव किया था। तो इस तरीके से इनमें देखा जाए तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ये सभी जो कथन है वो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसके बाद के जो प्रश्न है इसमें देखिएगा, इसमें दो जो है कि मिलान है और उसका मिलान करना है तरीके से। इसमें जो कुछ सुधार हुआ था अंग्रेजों के समय में भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, तो उसमें से इन कथनों पे विचार करना है। वुड डिस्पैच जो है 1854 में बना था। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है निम्न कथनों पे विचार करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो और यहाँ जो ऑप्शन जो बनाया गया इसमें आप देख सकते हैं कि कूट में जो बनाया गया है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसको क्रम में सजाने के लिए कह रहा। तो पहले इसको बता देते हैं कि वुड डिस्पैच जो बना था 1854 में बना था। फिर उसके बाद से जो ये हिंदू कॉलेज है ये 1817 का है और एडम रिपोर्ट जो है ये 1835 का है, 1835। और कोलकाता विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में। तो इसमें जो इसमें जो सही जवाब दिया हुआ है वो ऑप्शन डी, यानी कि पहले 2 नंबर है, यानी कि इसमें ये क्रम सजाया गया है कि सबसे इसको काल क्रमानुसार इसको सजाना है कि पहले कौन बना फिर उसके बाद से कौन बना। तो पहले बना था इसमें हिंदू कॉलेज, फिर उसके बाद से ये है एडम रिपोर्ट, फिर उसके बाद वुड डिस्पैच और अंत में कोलकाता विश्वविद्यालय। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है क्रम के अनुसार। अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग कैसी है? समाजवादी या फिर पुनरुत्थानवादी है या यथार्थवादी है, इनमें से कोई नहीं। तो अवनींद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश काल के वर्चस्व को तोड़ने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने गगनेंद्र नाथ टैगोर की मदद से 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। तो
उनका जो पेंटिंग है भारतीय कर सकते हैं कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में, तो वो पुनरुत्थानवादी जो है कि आंदोलन के नेता थे और उनकी जो पेंटिंग है वो भी इस प्रकार की है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया जो 1912 में बनी थी उसका सदस्य नहीं था, और इसका सही जवाब है कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भारत में लोक सेवाओं पर रॉयल कमीशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद के जो प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। ये अगला प्रश्न है और सही जवाब इसका है जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो जेल से भाग गए थे और भूमिगत होकर के लड़ाई लड़ रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने जो वरिष्ठ नेता थे सबको लगभग सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर के आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था। यह अगला प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति किसने दिया था। और सर्वोच्चता की नीति जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में शुरू की गई थी, और ये जो थे 1813 से लेकर के 23 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। कालाशोक जो है इनके समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगति भी हुई थी, तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक, और कालाशोक मगध क्षेत्र में शिशुनाग वंश से संबंधित हैं, और इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जो चौथी हमने कहा चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि यहाँ से देखिए पॉलिटी का ये प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें जो दिया है 36वां ये प्रश्न है। तो ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का आवश्यक होना जरूरी होता है, तो इसमें है कि कुल सदस्यों का 20वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है उसके लिए। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ये जो ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें कुल सदस्यों का 20वां भाग का होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है। इसमें से निर्वाचन आयोग का कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो स्थानीय चुनाव कराना ये यानी कि निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। स्थानीय चुनाव कराना ये जो है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में होता है, भारत निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 59 का जो संबंध है वो है यानी कि वो अनुच्छेद 59 का जो है ये राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 59 ये राष्ट्रपति पद की शर्तों से हैं। यानी कि अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो पद हैं उसकी क्या कुछ शर्तें हैं, और ये भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन उसमें किया गया है, और आप जानते हैं कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ साथ जो महान्यायवादी होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। वारली जो है लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का है, तो ये महाराष्ट्र का है, और ये वहाँ का लोक कला है। इस तरीके से सही जवाब महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देख सकते हैं, जिससे देखिएगा गुजरात जो है तो गुजरात का पिथौरा है, यानी कि पिथौरा जो चित्रकला है वो गुजरात का है। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश हैं तो इसमें जैसे बिहार जो है तो बिहार का ये पिथौरा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों का पिथौरा है। जबकि बिहार का देखते हैं, बिहार में जो मधुबनी चित्रकला है वो काफ़ी वो फेमस है। तो इस तरीके से यहाँ पे वारली चित्रकला के बारे में पूछा गया है, तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के जो प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। इसमें से कौन सा युग्म गलत है, इसमें से कौन सा युग्म गलत है यहाँ से देख सकते हैं। तो निमावली समिति का संबंध जीवी मावलंकर से नहीं था, ये युग्म जो है वो गलत दिया हुआ है। इस तरीके से बाकी के जो युग्म है वो सही हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो यही युग्म जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल का जो संबंध है वो 10वीं अनुसूची से है। राजीव गांधी के संबंध में 1985 में एक जो अधिनियम बना था और इसके तहत दल बदल को इलीगल घोषित किया गया था। तो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये 52 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, और उसके तहत 10वीं अनुसूची लाई गई थी, और उसमें भारतीय संविधान में जो है कि दल बदल को
रोकने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसमें 2 सूचियाँ हैं, जैसे यहाँ पे कुछ रेखाओं के नाम है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा जो समलमण रेखा है वो लवणता से संबंधित होती हैं। समताप रेखा जो है कि वो 2 स्थानों के बीच तापमान से संबंधित होती हैं। समवर्षा रेखा का संबंध वर्षा से ही होगा और समदाब रेखा जो है वो दाब से। काफ़ी आसान है। तो इसमें कूट के अनुसार इसमें ऑप्शन सी सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, और इसका सही जवाब है बी.आर. मेहता जो हैं वो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी हैं। और बलवंत राय मेहता जिसको कहते हैं, तो उन्होंने पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रावधान को लागू करने की सिफारिश की थी। और ये जो समिति बनी थी तो वो 1957 में गठित हुई थी और भारत में पहला जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान में हुई थी, नागौर जिले में। तो बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, यह अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो बैंक है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो मंडल आयोग जो बना था वो 1979 में बना था। इसका ऑप्शन इसमें डी सही जवाब है। और 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1956 से 61 के बीच में, तो उस दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, और इसका सही जवाब है राउरकेला में जो इस्पात यंत्र लगा था जो उड़ीसा में है, तो इसमें जो है और इस तरीके से ये इस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है सबा नकवी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद के जो प्रश्न है 48वां प्रश्न होगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था। इधर से प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी से देखते हैं। 1957 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, और इसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे के भी फसल हैं, उनमें निम्न में से क्या है, और इसका सही जवाब मक्का होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है, और इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन होगा, यानी कि जो 1952 में जो ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसमें स्वतंत्रता से पूर्व एवं लौह इस्पात उद्योग को इसको स्थापना वर्ष को इसमें मिलाना है। तो इसमें देखिए कुल्टी जो है वो जो पश्चिम बंगाल में है उसकी जो स्थापना हुई थी ये 1870 में हुई थी, जो कि ऑप्शन 2 में इससे मिल रहा है। साक्षी ये जो झारखंड में है 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। भद्रावती कर्नाटका में है और ये 1955 में बना था। और भद्रावती जो है वो 1923 का है, और वर्णपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में जो है वो 1937 का है। तो भद्रावती का यहाँ पे 1923, यहाँ पे 1939 दिया हुआ है, तो 1923 इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे 1923 रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन इसका जो है वो सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। इसमें विभिन्न ट्रॉफियों के नाम है, इसमें से कौन से फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिएगा जो डी लिफ्ट ट्रॉफी है उसका संबंध फुटबॉल से नहीं है, बल्कि वो जो है वो घरेलू क्रिकेट से उसका संबंध है। बाकी जो है ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो मुखबरात जो है वो कुवैत की मुखबरात एक गुप्तचर संस्था है, वो मिस्र की है, जबकि यहाँ पे कुवैत से मिलाया गया है। और बाकी जो है ये ऑप्शन सब सही हैं, और इसमें सभी जो है कि ये कुछ गुप्त एजेंसियों के नाम दिए हुए हैं। तो इसका संबंध जो है मुखबरात का ये संबंध जो है मिस्र से होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कुवैत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में कब परिवर्तित किया गया था, अगला प्रश्न है, और सही जवाब 1972 होगा। यानी कि 1972 में जो है कि भारत नियंत्रण रेखा की जो LOC में परिवर्तन कर दिया गया था।
तो इस तरीके से सही जवाब 1972 है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वीटो का जो पावर है, जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 अस्थायी सदस्यों को ही ये वीटो का पावर दिया गया है। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। ये बात सही है कि अगर वीटो का जो पावर है कि कोई भी अगर निर्णय होता है तो जब तक 5 जो अस्थायी सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो वो निर्णय यानी कि वो जो कानून पास नहीं हो सकता है। तो इसका ए सही जवाब इसमें है, वीटो के संबंध में ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें वीटो का पावर किसको किसको मिला हुआ है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये जो है कि इनको वीटो का पावर है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, यहाँ पे देखिए ये भी सब कुछ संस्थाओं के नाम हैं और उनके मुख्यालय से मिलाना है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय कहाँ है देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। यूनिसेफ जो है वो न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है, ऑप्शन ये 1 से मिलेगा। आईफैड जो है ये रोम का है और CTBT जो है ये वियना है और ये UV जो है वो ब्रुसेल्स का है। यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है ये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी, और इसका सही जवाब है जिन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये 1822 में लागू किया गया था। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि CSIR का पूर्ण रूप क्या है, CSIR का पूरा नाम क्या है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हैं, अब यहाँ से जो प्रश्न हैं ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, 60 से लेकर के 75 तक के जो भी प्रश्न हैं ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं और हमने एक अलग वीडियो में करंट अफेयर के प्रश्नों को हमने करा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो करंट अफेयर स्पेशली उसमें 15 प्रश्न रखे गए हैं। तो इस तरीके से ये 14वां प्रैक्टिस सेट है, जिसका PDF हमारे TMC नॉलेज के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।